तो प्रधानमंत्री से ये मुलाकात हुई ज्योतिरादित्य सिंधिया की, और कुछ देर पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने घर से निकले थे। बताया जा रहा है कि 19 विधायक जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक बताए जा रहे हैं वो इस्तीफा दे सकते हैं और शाम तक आज ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। और इन तमाम हलचलों के बीच कांग्रेस में भी आपात बैठक बुलाई है। तरुण काला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तरुण, प्रधानमंत्री से अब मुलाकात ज्योतिरादित्य सिंधिया की बहुत हद तक तस्वीर साफ करने वाली स्थिति है, या अभी भी कोई कोशिश कांग्रेस की तरफ से? देखिए, लगता नहीं है, चूंकि जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि ये पहले राउंड की मीटिंग नहीं है। इससे पहले भी ज्योतिरादित्य सिंधिया की मीटिंग हो चुकी है, लेकिन तब मीडिया को मालूम भी नहीं चला था। लेकिन अब जब विजुअली ये प्रूव हो चुका है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक कर रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास पर, लोक कल्याण मार्ग पर ये बैठक चल रही है, तो अब जब सार्वजनिक चीजें हो गई हैं तब ऐसा लगता नहीं है कि अब वापसी की कोई गुंजाइश बचती है, या फिर कांग्रेस पार्टी के पास कुछ मान मनोबल की स्थिति गुंजाइश बचती है। अब सिर्फ यही है कि औपचारिक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर औपचारिक तौर पर बीजेपी का नोट आएगा, जिसमें होगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया को राज्यसभा सीट दी जा रही है, या ज्योतिरादित्य सिंधिया को कैबिनेट बढ़ दिया जा रहा है, या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जो विधायक आएंगे उनको किस तरह से एकोमोडेट किया जाए। अब खबर दूसरे स्टेज पर आ गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का जाना लगभग तय माना जा रहा है। औपचारिक स्थिति किसी भी वक्त साफ हो जाएगी, और ये बैठक जो मीडिया के कैमरा बिल्कुल सामने है, थोड़ी देर के अंदर जब बैठक खत्म होगी तो विजुअली भी एस्टेब्लिश हो जाएगा कि अमित शाह के संग मीटिंग हुई है और इतनी मिनट की मीटिंग हुई है, और क्या कुछ फॉर्मल एक स्ट्रक्चर होगा, क्या किन चीजों के ऊपर रिजर्वेशन है ज्योतिरादित्य सिंधिया के, उनको रूल आउट किया जाएगा। सीधे तौर पर एक तरह से कोई ऐसा लीडर होता कि मध्य प्रदेश के तक दखल रखता, या फिर सेंट्रल लेवल पर कोई और मिनिस्टर होता, तब कहते कि कोई गुंजाइश बचती है। ये आखिरी दरवाजा है, और ये जब दरवाजा खुल गया है तो कोई स्थिति अब नहीं बनती है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस बनाने की कोशिश भी कर रही है। शायद अब कांग्रेस के हाथ से कमान छूट चुकी है, और अब बीजेपी किस तरह से एकोमोडेट करती है ज्योतिरादित्य सिंधिया को, क्या कुछ उनको दिया जाता है, और ज्योतिरादित्य सिंधिया उसका काउंटर क्या करते हैं। कि कोई आरोप ये लगेंगे कि व्यक्तिगत हितों के कारण ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सरकार गिरा दी कांग्रेस की, तो कांग्रेस के साथ जो सिंधिया परिवार के रिश्ते थे उनको किन कारणों से खत्म किया। अब क्या तर्क वो देते हैं, कितना बड़ा वो तर्क होता है, कितना अपमान उन्होंने सहा मौखिक तौर पर वो जब वो बयान करेंगे, और कितना लोग उसको कबूल पाएंगे। लेकिन एक बड़ा क्राइसिस है, और ये आलाकमान पर भी प्रश्न उठाता है सिंधिया के साथ साथ कि क्यों नहीं क्राइसिस मैनेजमेंट पहले किया गया, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पहली बार ये सुखबुगाहट आई और पहली बार के अंदर ही गेम ओवर हो गया। इस तरह की चीजें 15 महीने की सरकार के अंदर कम से कम 15 बार तो आई होंगी, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया की नाराजगी की खबरें चली, उनको मान मनोबल करने की स्थिति उत्पन्न हुई, लेकिन फिर भी ज्योतिरादित्य सिंधिया किन कारणों से पार्टी छोड़ने के लिए विवश हुए, या फिर व्यक्तिगत हितों के कारण ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी जो राजनीतिक विरासत थी उनके परिवार के साथ जुड़ी थी, गांधी परिवार के साथ, उसको दरकिनार कर दिया। अब सिर्फ औपचारिक घोषणा होनी बाकी है। मीटिंग खत्म होने के बाद लगता है कि देर शाम तक ये डेवलपमेंट सामने आ जाएगी कि कमलनाथ सरकार पर जो संकट था वो सरकार गिरने तक पहुंच गया है, और ज्योतिरादित्य सिंधिया नए अवतार में दिखाई देंगे। तरुण, अब यहाँ पर जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक विधायक हैं उनके सामने इस्तीफा देने का ऑप्शन अब शायद बचता हुआ दिखता है, और अगर ये इस्तीफा होता है तो फिर क्या जो गणित है वो सूट कर रहा है पूरी तरह से अब बीजेपी को? देखिए, 228 का हाउस है, उस हिसाब से 115 स्ट्रेंथ होनी चाहिए, लेकिन अगर विधायक 17 जो बताए जा रहे हैं, अब चूंकि ये फाइनल एक मीटिंग कॉल हुई है, तो कॉन्फिडेंस उन विधायकों को भी आ गया होगा जो अभी दबी जुबान से कमलनाथ सरकार के साथ जुड़े हुए हैं। शायद हो सकता है कि सिंधिया कैंप के साथ और भी विधायक जुड़ जाए, और भी मंत्री जुड़ जाए, इस्तीफा दे दे, तो नंबर तो कांग्रेस के पास बचते नहीं। अगर मान लीजिए 121 पर कांग्रेस अपने सहयोगी दलों के साथ खड़ी है, चूंकि 4 इंडिपेंडेंट विधायक हैं, 2 बीएसपी के हैं,
एक एसपी का है, तो 121 का आंकड़ा है, अगर -20 कर दें तो 101 पर आ जाती है स्ट्रेंथ कांग्रेस की, और बीजेपी 107 के ऊपर खड़ी है। तो जाहिर सी बात है, अगर हाउस रिड्यूस होता है तो आपको हाफ मार्क के ऊपर एक प्लस मेजोरिटी देनी होगी, तो बीजेपी के पास बहुमत आराम से आ जाएगा। 107 के ऊपर बीजेपी खड़ी है, तो आंकड़ों की तो कोई चिंता नहीं है बीजेपी के समक्ष। और अगर हाउस रिड्यूस होता है तो बीजेपी 107 सीटों के साथ भी सरकार आराम से बना सकती है। तो वैसी स्थिति ऐसी उत्पन्न नहीं होती है कि कांग्रेस पार्टी फ्लोर टेस्ट के ऊपर फ्लोर टेस्ट कराना चाहेगी, क्योंकि उसके पास जब नंबर ही नहीं है तो, और विधायक अगर बड़ी संख्या के अंदर 17 या 20 या फिर उससे भी ज्यादा की बात चल रही है, तो अगर इस संख्या के अंदर इस्तीफा होता है तो कांग्रेस पार्टी के पास फ्लोर टेस्ट कराने का कोई औचित्य नहीं बचता है। लगता है कि फिर एक क्लियर वॉक दिया जाएगा कि ठीक है हमारे पास नंबर नहीं है, और फिर कमलनाथ इस्तीफा देंगे। यानी कि ये तमाम चीजें जब चलेंगी तो आज जो शाम में कमलनाथ ने जो बैठक बुलाई है विधायकों की, उसमें भी स्थिति साफ हो जाएगी। कितने विधायक पहुंच रहे हैं, कितने हैं आपके खेमे में? देखिए, वो कहते हैं ना, जब डूबता जहाज होता है तो उससे निकलने में ही भलाई होती है मुसाफिरों की। तो अब जब विधायकों को लगेगा कि कमलनाथ सरकार जा रही है, तो हो सकता है कि बड़ी संख्या के अंदर शिफ्ट हो विधायक, तब हाउस रिड्यूस हो जाएगा और 107 के ऊपर तो बीजेपी खड़ी ही है। देखना खासा दिलचस्प होगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अंदर क्या क्लेम करके आते हैं, कि उनके संपर्क के कितने विधायक हैं, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया को सिर्फ अपनी ही राजनीति नहीं साधनी है, जो विधायक और मंत्री उनके साथ आ रहे हैं उनका भी राजनीतिक हित संभालना है, और उनका भी दबाव होगा कि ज्योतिराज आज हम आपके साथ आ रहे हैं, हमें मिलेगा क्या भविष्य में। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को उन्हें बताना होगा कि बीजेपी की टिकट पर आपको चुनाव लड़ाया जाएगा, और अगर उनकी सरकार बनती है बीजेपी की, तो हो सकता है कि मंत्रिमंडल के अंदर आपको शामिल करा दिया जाए, बाद में बाई इलेक्शन होगा तब आपको टिकट भी दिया जाएगा। तो एक औपचारिक प्रारूप जो है वो बीजेपी क्या रखती है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन ये महत्वपूर्ण बैठक है, उसके बाद कुछ प्रतिक्रिया तो आए। ज्योतिरादित्य सिंधिया बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं, घर के बाहर जब वो निकले तो गाड़ी का शीशा तक उन्होंने नीचे नहीं किया। अमित शाह के घर गए थे तो अमित शाह अकेले वहां से निकले, तो क्या इस बात की अटकलें चल रही हैं कि अमित शाह पहले गुजरात भवन गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी गुजरात भवन पहुंचे, फिर अपनी गाड़ी के अंदर अमित शाह ज्योतिरादित्य सिंधिया को बैठाकर पीएम आवास पर पहुंचे। अब जब वो निकलेंगे तब पता लगेगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया सीधे पीएम आवास पर पहुंचे हैं या उनकी गाड़ी यहाँ पर मौजूद है या नहीं है। ये कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी। बहुत ज्यादा देर तक बैठक नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक एक करके शुरू से चीजें गिनाई जाएंगी कि ये चाहिए, लेकिन जो एक ब्लूप्रिंट है उनकी ज्वाइनिंग का वो तैयार होगा। और अब आखिरी दौर की बातचीत है, एक शीर्ष नेतृत्व के साथ मिलना भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए एक अपने विधायकों को कॉन्फिडेंस देने जैसी बात है कि मैं शिवराज सिंह चौहान या फिर अमित शाह तक बात नहीं है, मैं बीजेपी की टॉप लीडरशिप के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी को छोड़ रहा हूं। तो कहीं ना कहीं इस तरह से मैसेज भी दिया जा रहा है बीजेपी की तरफ से भी और सिंधिया की तरफ से भी कांग्रेस पार्टी को। और कांग्रेस पार्टी को भी मंथन करना पड़ेगा कि कब तक दूसरी जो लेग के नेता हैं उनको आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, कब तक जो 60-70 साल की उम्र के जो नेता हैं, जो राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी माने जाते हैं, कब तक सिर्फ उन्हें ही मलाई बांटी जाएगी। क्यों नहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को समय रहते हुए रोका गया, क्यों नहीं उनके हित को सम्मान दिया गया। तो जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी को इसका जवाब देना होगा कि क्यों कांग्रेस पार्टी क्राइसिस मैनेजमेंट करने में असफल हुई। एक के बाद एक इस तरह से राज्य छूटता जाएगा और राहुल गांधी खामोश बैठे रहेंगे, या फिर जो आला कमान है वो अगर इंटरव्यू नहीं करेगा, तो इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती रहेगी। फिर आने वाले चुनावों के अंदर भी जो नेता है या फिर जो वोटर है वो कांग्रेस को क्यों वोट देंगे, जब उनके लगेगा कि ये तो अल्पमत में किसी भी वक्त सरकार आ सकती है। ऐसे में बीजेपी की स्ट्रेटेजी काफी कारगर साबित हो रही है, क्योंकि एक तरह से नेतृत्व का बोलबाला है। यहाँ पर कोई भी नेता टॉप हाई कमान की बात से इतर नहीं जाता है। कभी आपने बीजेपी के अंदर इस तरह का घटनाक्रम नहीं देखा होगा कि कोई नेता नाराज हो गया और उन्होंने पार्टी के दबाव बनाने के लिए सरकार गिराने तक की बात करनी शुरू कर दी, या फिर दूसरी पार्टी के किसी संपर्क में आए नेता। ऐसा कांग्रेस में ही क्यों होता है? क्योंकि आलाकमान का डर या फिर उनका सम्मान अब बचा नहीं है।
तरुण, सवाल अब ये भी है कि तमाम चीज़ों के बीच कांग्रेस आलाकमान किस तरह से इन चीज़ों को एनालाइज करेगी, क्योंकि रिएक्ट करने में कांग्रेस हर बार बहुत देरी करती है। गोवा की जो सरकार बनने का मौका था तब भी हमने देखा रिएक्शन बहुत देर में आया, स्थिति को संभाल पाने में उतनी तत्परता नहीं दिखाई। जब जेडीएस के साथ गठबंधन की बात आई थी और उसके बाद जब गठबंधन टूटता हुआ दिखाई दिया तो उन नाराज विधायकों को संभालने में काफी देर कर दी। लेकिन सवाल तरुण ये भी उठेगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस कद को लेकर ये कहते हैं कि मेरा कद इतना बड़ा है कि मुझे प्रदेश में कम से कम प्रदेश अध्यक्ष की कमान मिलनी चाहिए, उस कद का नेता अगर आपको इस तरह से एक राज्यसभा की सीट या कुछ विधायकों को मंत्री पद दिलाने के नाम पर इस तरह से दल बदल करेगा, जिन शिवराज सिंह चौहान को लेकर उन्होंने पूरे विधानसभा चुनाव में जिस तरह का कैंपेन चलाया था, तो फिर नजीर क्या बनेगी? देखिए, सवाल तो उत्पन्न होते ही हैं कि आप इतने बड़े नेता तो है नहीं और आपकी वजह से ही मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी जीत पाई, ऐसी भी स्थिति नहीं है। आपको लोकसभा का टिकट दिया गया, आप उसके अंदर भी असफल हो गए। आपको यूपी का इंचार्ज बनाया गया है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, वहां पर भी ऐसा कोई करिश्माई नतीजा कांग्रेस पार्टी को मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। तो क्यों कांग्रेस पार्टी ऐसे नेता को मानेगी या उसके अधिकार को स्थापित करेगी जिसने जिम्मेदारी के तौर पर कुछ भी कांग्रेस पार्टी को बढ़ा दिया ही नहीं है? ये सवाल ज्योतिरादित्य सिंधिया के समक्ष उठने लाजमी है। सिर्फ कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाकर अपना राजनीतिक हित साधना ये एक तरह से नजीर तो गलत ही है। और कांग्रेस पार्टी के पास भी बचता क्या है कि अपने सबसे बड़े नेता को मध्य प्रदेश के नाराज कर दिया जाए और ऐसे एक नेता को कमान सौंप दी जाए जिसने अभी तक अपना पॉलिटिकल करियर बहुत शानदार नहीं बना पाया है। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया आगे की राजनीति अगर बीजेपी के ही भरोसे करना चाहते थे तो वो किस अधिकार से कांग्रेस के अंदर अधिकार मांग रहे थे? तो ये सब चीजें हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया कुछ कमेंट करेंगे इस पूरे घटनाक्रम पर, तब देखना होगा कि स्थिति क्या थी। क्योंकि मीडिया के अंदर गाये बगाए इसी तरह की खबरें आती रही हैं कि जो कमलनाथ कैंप है और दिग्विजय सिंह का जो कैंप है वो सुन ही नहीं रहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया के लोगों की, उनके विधायकों की, उनके मंत्रियों की और खासतौर पर खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात आला कमान नहीं सुन रहा है। उनके कहने पर फैसले नहीं लिए जा रहे हैं। तो ऐसे में अपना राजनीतिक करियर बचाने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया विवश हुए हैं। ये अगर कमेंट कुछ आएगा तो स्थिति साफ हो पाएगी कि कितने प्रेशर में थे ज्योतिरादित्य सिंधिया। तरुण भाई, बस आखिरी एक बहुत छोटा सा कमेंट चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह से जो कुछ खबरें भी आई थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद अपने महल में तमाम अधिकारियों को बुला लेते हैं, वहां बैठक करते हैं और इसका सवाल खुद मुख्यमंत्री कमलनाथ के सामने मीडिया ने भी उठाया था कि आखिर किस तरह से किस अधिकार से ज्योतिरादित्य सिंधिया इस तरह की बैठकें बुला रहे हैं। तो कमलनाथ ने सपोर्ट किया था ज्योतिरादित्य सिंधिया का, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से उनको साइडलाइन करने की कोशिश की थी, लेकिन शायद लग ये रहा है कि महत्वाकांक्षा काफी ज्यादा है ज्योतिरादित्य सिंधिया के अंदर। देखिए, ये नौबत तभी आई है ना जब राज्यसभा के चुनाव आने वाले हैं और किसी को भी ये समझ आसानी से आ रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को चूंकि राज्यसभा सीट नहीं दे रही है कांग्रेस, इसलिए उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। तो व्यक्तिगत हित ही जब राजनीति का सबसे बड़ा स्तर हो जाएगा तो फिर ऐसे के अंदर नजीर किस तरह की पेश की जाएगी कि कोई भी व्यक्ति अगर ज्यादा मलाई किसी भी खेमे में दिखेगी तो पार्टी को अपनी विचारधारा को त्यागने के अंदर जरा सा भी वक्त नहीं लगाएगा। 15 महीने हुए हैं महज कांग्रेस पार्टी की सरकार को वहां पर और 15 साल लगे इस दहलीज पर पहुंचने में, और कोई भी नेता अपने व्यक्तिगत हित के कारण। तरुण, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी।